अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप लोग ठीक ठाक हैं और चैप्टर नंबर 12 जो है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं और फाइनली आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 के लास्ट टॉपिक पे हैं और हमारा आज का टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ये हमारे चैप्टर नंबर 12 का भी लास्ट टॉपिक है और इसके अलावा हमारा जो कैपेसिटर जो टॉपिक था वो भी इस टॉपिक के बाद जो है वो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों ने जो कैपेसिटर से रिलेटेड वीडियोस हैं लेक्चर नंबर 20, 21, 22 जो है वो डिटेल में आप लोगों ने स्टडी कर लिया होगा, उसको समझ लिया होगा। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। दोनों को हम जो है वो डिटेल में देखते हैं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से क्या मुराद है। अच्छा बच्चों, ये जो सबसे पहले हम लोग चार्जिंग जो है अगर उसको स्टार्ट करें तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैपेसिटर की एक प्लेट से चार्जेस को रिमूव करके दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे और उसी के रेफरेंस से हम इसको स्टडी करेंगे। तो बच्चों इसमें ये दो मेटल प्लेट्स मैंने ली हैं। ये दोनों मेटल प्लेट्स अपने डायमेंशंस में और जो है वो सेम है और इन दोनों प्लेट्स को हम एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो चार्जिंग का मतलब बच्चों ये है कि कैपेसिटर की एक प्लेट से, फर्स्ट करें लेट्स से दिस प्लेट इज़ ए एंड दिस प्लेट इज़ बी। तो चार्जिंग का मतलब ये होगा कि प्लेट ए से चार्जेस को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन्स को, चूँकि ये कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स भी लिख लेते हैं और इसको हम जो है वो मेटल प्लेट्स भी लिख लेते हैं, राइट। अच्छे मेटल की बनाएं इसको, मेटल प्लेट्स हैं। इस प्लेट से चार्जेस रिमूव होंगे। ये बैटरी जो है, ये जो सोर्स है जो हमने कनेक्ट किया है दोनों इस कैपेसिटर के साथ, दोनों प्लेट्स के साथ, तो ये सोर्स करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा और रिमूव करने के बाद इसको इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की जब कमी हो जाती है कहीं पर तो वहाँ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए कि ये दोनों प्लेट स्टार्ट में हमने न्यूट्रल ली थी, तो इसलिए ये प्लेट अब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आकर जमा हो गए हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चूँकि ज़्यादा हो गई है तो लिहाजा ये प्लेट नेगेटिव चार्ज हो गई है। तो बेटे ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें कैपेसिटर की एक प्लेट से चार्जेस को रिमूव किया और दूसरी प्लेट के ऊपर ऐड किया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, राइट। अगर चार्जिंग ही सिर्फ समझना हो तो इस सेंस में ये काफ़ी है कि एक प्लेट से, कैपेसिटर की एक प्लेट से चार्जेस को हम रिमूव करें और दूसरी प्लेट के ऊपर लाकर उसको डिपॉजिट करते जाएं, तो दैट इज़ कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। यही बच्चों वो प्रोसेस है जिसमें इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी भी स्टोर होती है, ठीक है ना। इसको हम ग्रोथ ऑफ चार्ज भी कहते हैं, इस प्रोसेस को ग्रोथ ऑफ चार्ज भी इसको कहते हैं और एनर्जी स्टोरेज भी इसी को कहते हैं। इसी प्रोसेस में किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर होती है। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ आ कैपेसिटर, ठीक है। अगर इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी की जाए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये वैसे तीनों लेक्चर्स में अभी तक मैंने सिंबल नहीं बनाई इसकी, तो मुझे याद रखें कि किसी भी कैपेसिटर की जो सिंबल है उसमें हम दो इक्वल लाइंस जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। तो इसमें इसका मतलब होता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सिंबल है, ठीक है। दो लाइंस बनाएं इक्वल साइज़ की, इक्वल लेंथ की, तो ये एक कैपेसिटर की सिंबल है। इसमें एक प्लेट जो है वो प्लस क्यू और दूसरी प्लेट जो है वो माइनस क्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ये है कि हम किसी कैपेसिटर में यही हम एक कैपेसिटर बना लेते हैं, ये दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं और इन दोनों लाइंस को हम किसी बैटरी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, शो कर देते हैं एक सोर्स के साथ। अब बैटरी और कैपेसिटर को बनाते वक्त आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि बैटरी में जो दोनों लाइंस हम ड्रॉ करते होते हैं वो इनकी लेंथ सेम नहीं होती। पॉजिटिव वाली जो है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, नेगेटिव की कम होती है। कैपेसिटर वाले केस में दोनों जो लाइंस ड्रॉ की हैं दोनों की जो लेंथ है वो सेम बनानी है आप लोगों ने, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका ख्याल रखना है। कुछ बच्चे इस चीज़ को एग्जामिनेशन में ये मिस्टेक कर जाते हैं
लेंथ जो है वो डिफरेंट बना देते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग से मुराद ये प्रोसेस है जिसमें उस कैपेसिटर की एक प्लेट से चार्ज को रिमूव करके दूसरी प्लेट के ऊपर जो है वो ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसा होने से आपको पता है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है और बढ़ते जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्टार्ट में दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्टार्ट में ज़ीरो होता है और फिर ग्रेजुअली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V यानी कि मैक्सिमम हो जाता है, जो कि गिवन सोर्स के EMF या वोल्टेज के इक्वल होता है। तो फिर उसका जो चार्जिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, एक्चुअली स्टॉप तो कभी भी नहीं होगा, तो स्लो हो जाता है चार्जिंग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है, उसमें जो आपने एक और लाइन जो है यहाँ पे याद रखनी है कि जब कोई कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होता है तब करंट जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे इस तरफ, और जैसे जैसे कोई कैपेसिटर चार्ज होता जाता है तो उसमें जो फ्लो ऑफ करंट है यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, करंट चूँकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, हम अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, तो उसमें आप देखेंगे कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस है इलेक्ट्रॉन्स वो करंट होता है। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो करंट है। तो ग्रेजुअली ये जो करंट होता है I ये कम होता है, इसलिए कि कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक दूसरे के क्लोज होते जाते हैं। और जब ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे के क्लोज होते जाते हैं तो इट मीन्स कि जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा और ये जो करंट है वो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बहुत स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझ लें कि जैसे ये भी एक बैटरी है और ये भी एक बैटरी है, तो दोनों बैटरीज जो है दोनों का पोटेंशियल अगर सेम होता है तो उस दौरान तो फिर कोई भी करंट नहीं फ्लो करता ना। जैसे हम रूटीन में जो है फ़र्ज़ करें, जो अगर एक बैटरी में ये लगा देता हूँ जस्ट समझने के लिए इसको, कि एक बैटरी मैंने ये लगा दी और एक बैटरी मैंने ये लगा दी और दोनों बैटरीज़ के मैंने पोटेंशियल्स जो है वो सेम रख लिए। ये बैटरी मैंने 3 वोल्ट की लगाई, ये भी मैंने 3 वोल्ट की लगाई, और इस तरह से लगाई कि मैंने दोनों बैटरीज़ जो है दोनों बैटरीज़ के टर्मिनल सेम जोड़ दिए, इसका भी पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से। तो आप लोग देखें ये कभी भी इसमें जो करंट है इस सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने टीवी के रिमोट कंट्रोल में सेल्स जो है वो अगर इसी तरतीब से डाल दें कि दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल सेम हों, एक ही तरफ को कर दें आप, तो आप देखेंगे कि वो रिमोट कंट्रोल काम नहीं करेगा। तो बच्चों ये 3 वोल्ट की बैटरी अगर इस 3 वोल्ट की बैटरी के इक्वल हो जाए तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। अब ये एग्जांपल मैं एक्चुअली इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ कि ये जो सोर्स है इसकी वोल्टेज तो V है, तो ये जो दोनों प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, इनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस या V जो है वो भी ग्रेजुअली बिल्ड करते हुए इसी के इक्वल हो जाती है। जब एग्जैक्ट इसके इक्वल हो जाती है फिर तो ये करंट जो है वो फ्लो नहीं करता। तो बहरहाल ये करंट जो है वो ग्रेजुअली कम होता जाता है मैक्सिमम से, ये जो करंट है वो मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ जो है वो जाता है। तो ये MCQ है, अगर आ जाए तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं कि कैपेसिटर की जो चार्जिंग प्रोसेस है, जिस दौरान कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है उस दौरान उसका जो करंट होता है सर्किट में वो कम हो रहा होता है और मैक्सिमम से वो जा रहा होता है ज़ीरो की तरफ। ऑलराइट, ये दोनों का रिलेशन इन्वर्स। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा होता है, राइट, बढ़ रहा होता है, लेकिन जो करंट होता है सर्किट में वो कम हो रहा होता है। ये दोनों का रिलेशन इन्वर्स है। हम लोग चैप्टर नंबर 16 में जाएंगे, वहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उस चैप्टर का नाम है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम कैपेसिटर को जो है स्टडी करेंगे दोबारा से एक दफ़ा, तो वहाँ ये पॉइंट आएगा फिर से कि ये जो V और I है कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो रिजल्टेंट करंट I है इनके दरमियान रिलेशन इन्वर्स होते हैं। ये बढ़ता है तो ये करंट कम होता है। बहरहाल यहाँ पर भी एक जगह आ गया तो आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, चलें बैक टू चार्जिंग। तो बेटे ये जो प्रोसेस हुआ इसमें एक प्लेट से चार्ज रिमूव हुआ और दूसरी प्लेट के ऊपर ऐड हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ आ कैपेसिटर। ठीक होगी बात। अच्छा, एक और बात अब आपने याद रखनी है, कभी भी किसी भी कैपेसिटर को इंडिपेंडेंटली हम चार्ज या फिर उसके बाद जो डिस्चार्ज होगा वो नहीं करते। ठीक है, आम प्रैक्टिस में अब प्रैक्टिकल जो है एप्लीकेशन के हवाले से या जो इसकी आम एक प्रैक्टिस है उसमें हम ये करते हैं कि किसी भी कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं
तो उसके साथ एक रेजिस्टर जो है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टर है ये नाम आप सुनेंगे चैप्टर नंबर 13 में, लेकिन आई होप कि आप लोगों ने ग्रेड 10 वगैरह में इसका नाम ऑलरेडी सुना हुआ है, या अगर नहीं भी सुना तो आप ये याद रखें कि एक रेजिस्टर जो है एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी चीज़ है जो करंट के फ़्लो को या इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को कंट्रोल करती है। अगर हम किसी रेजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा यूज़ करें तो उससे जो करंट है या इलेक्ट्रॉन्स का जो फ़्लो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। तो अब जो सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। फ़र्ज़ करें इसको मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लेता हूँ। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये उसकी दोनों प्लेट्स मैंने बना दी। अब इस कैपेसिटर की जो चार्जिंग प्रोसेस है कि इस कैपेसिटर को हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करें ताकि इसकी चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो, उससे पहले हम ये करते हैं कि इस कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में इसके साथ एक रेजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने एक रेजिस्टर लगा दिया, ये रेजिस्टर की सिंबल है ऐसी जो मैंने बनाई है। अब ये जो कैपेसिटर है, अब ये कैपेसिटर चार्ज होगा वही उसी तरीके से जैसे मैंने अभी यहाँ पे इधर एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है कि ये साथ आर लग गया है, ठीक है। ये जो आर है ये रेजिस्टर है। अब जो बैटरी है वो तो अपना वही काम करेगी, ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स ईएमएफ है, ये तो वही काम करेगा कि ये इस मेटल प्लेट ए से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्लेट से निकलेगा और वो यहाँ से आएगा। अब जब वो इलेक्ट्रॉन इस रेजिस्टर में से पास करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के फ़्लो में या इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ से गुज़रने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसको रुकावट आएगी। बहरहाल ये यहाँ से गुज़रेगा और फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गुज़रता हुआ उसी प्रोसेस के तहत जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस प्लेट के ऊपर जो है वो इनसाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ़्लो है वो करंट है। इसका मतलब है कि जो करंट इस रेजिस्टर में से पास करेगा, राइट, जो करंट इस रेजिस्टर में से पास करेगा उस करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये ज़्यादा करंट पास करे या कम पास करे, ठीक है ना। मतलब इस रेजिस्टर की मदद से उस करंट के फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ़्लो है वो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि इस चीज़ पे अब हम कंट्रोल हासिल कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितनी देर में इस बी प्लेट के ऊपर पहुँचे, राइट। फिर से सुने मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब इस रेजिस्टर में से पास करेंगे और इनके पास करने को हम कंट्रोल कर लें कि ये स्लो पास करें, इसका मतलब ये है कि अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जब इस पूरे पाथ में से फ़्लो करते हुए इस प्लेट बी के ऊपर आएंगे तो इस प्लेट बी के ऊपर आने में जो इनका टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे कंट्रोल में है कि हम इस रेजिस्टर आर को यूज़ करते हुए इन इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को कंट्रोल कर सकें कि कितनी देर में ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से रिमूव होकर इस प्लेट तक पहुँचे, राइट। तो इस कंट्रोल को हमने हासिल किया इस आर की मदद से कि ये जो रेजिस्टर जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी प्रोसेस तो वही होगा जो यहाँ पे हुआ है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा, लेकिन इस रेजिस्टर की मदद से सिर्फ ये फ़र्क ये पड़ा कि अब इसकी जो चार्जिंग है वो हमारे कंट्रोल में है कि वो कितनी जल्दी या कितनी देर से हो। समझ रही ना बात को, ठीक है ना। तो अब कितनी जल्दी या कितनी देर को अब हम टाइम कहते हैं, दिस इज़ नाउ टाइम फैक्टर। तो इस रेजिस्टर को हमने यहाँ पर ऐड किया और इस रेजिस्टर को यहाँ ऐड करके हमने टाइम जो है उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया कि कितनी देर में ये जो कैपेसिटर है ये फुली चार्ज्ड होगा। ठीक होगी बच्चों बात को। चले अब मैं यही बात अब आपसे नेक्स्ट जो है वो करता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर आर एंड कैपेसिटेंस C इज़ टाइम। अब ये देखें कितनी दिलचस्प बात है। इस कैपेसिटर ने कितनी जल्दी या कितनी देर से चार्ज होना है ये दो बातों पे डिपेंड करेगा अब, ठीक है। नंबर एक कि ये डिपेंड करेगा कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, ठीक है ना। आपको पता है हर कैपेसिटर की एक कैपेसिटेंस होती है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है जो उसमें चार्ज स्टोर हो सकता है। अब अगर किसी कैपेसिटर में ज़्यादा चार्ज स्टोर होना है तो डेफिनेटली इट मीन्स कि इट विल टेक सो मच टाइम,
ज़्यादा टाइम उसको लगेगा। दूसरा, हमने इस टाइम को कंट्रोल कर लिया इस रजिस्टर आर को लगाकर। जब हमने रजिस्टर ऐड कर दिया, अब हमने मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स का जो फ़्लो है उसको कंट्रोल कर लिया कि वो स्लो जाएँ या ज़्यादा तेज़ जाएँ। अगर इस आर की वैल्यू कम है, स्मॉल है, तो जल्दी चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इस आर की वैल्यू ज़्यादा है तो थोड़ा स्लो जाएंगे। तो इट मीन्स कि ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, जिसमें एक कैपेसिटेंस और दूसरा फैक्टर जो है वो रजिस्टर जो हमने लगाया है, इन दोनों फैक्टर्स की मदद से हम जो है वो बेसिकली टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज़ टाइम। अब आप देखेंगे, हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी, यानी प्रोडक्ट आर सी इज़ बेसिकली इक्वल्स टू टाइम। ठीक है बच्चों, तो आर एंड सी ये दोनों फैक्टर्स मिलकर इस बात को डिसाइड करेंगे कि इस कैपेसिटर ने कितनी जल्दी या कितनी देर से चार्ज होना है। ठीक है, तो इसको जो है वो प्रूव भी किया जा सकता है कि आर और सी जो है ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो टाइम के इक्वल है, राइट। अच्छा बच्चों, ये जो आर सी है, नाउ दिस फैक्टर इज़ इक्वल टू टाइम, राइट। तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि अब इस कैपेसिटर ने, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, अब इस कैपेसिटर ने जो चार्ज होना है, ठीक है, और इस रेजिस्टर की मदद से इसने चार्ज होना है। अब ये हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है, ठीक है। इस क्लोज्ड लूप में तीन कंपोनेंट्स जो है वो अटैच हैं। एक है बैटरी जो लगी हुई इसमें, सोर्स है, एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। अब यहाँ पे अगर हम किरचॉफ्स रूल लगाएं, जो कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ना है, तो उस रूल की मदद से हम ये कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर उसको ऐड करेंगे तो सब का जो सम है दैट विल बी ज़ीरो। तो इस लॉजिक पे हम एक इक्वेशन जो है वो डेवलप करते हैं। तो वो इक्वेशन किस तरह से डेवलप होती है वो चूँकि हमारे इस बुक के स्कोप में नहीं है, तो उसको तो मैं डिराइव तो नहीं करता, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो मैं लिख देता हूँ कि रिज़ल्ट जो है उस इक्वेशन का क्या है। रिज़ल्ट बच्चों ये है कि ये जो Q है, Q मीन्स कि इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है जो आ रहा है, जो इसका चार्जिंग हो रही है, जो इसके ऊपर चार्ज Q स्टोर हो रहा है, किसी इसकी प्लेट, इस प्लेट के ऊपर भी Q होगा, इसके ऊपर भी Q होगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज लेते हैं। तो ये जो Q है ये उसकी कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर आने वाला चार्ज है, और उसके बाद इसके साथ आता है जी Q नॉट। Q नॉट का मतलब है द इक्विलिब्रियम चार्ज और द मैक्सिमम चार्ज दैट इट विल स्टोर, और उसके बाद हमारे पास आता है 1 माइनस ई माइनस टी ओवर आर सी। ये जो बच्चों इक्वेशन है ये हमारे पास आ जाती है, इसको हम ड्राइव कर सकते हैं, और इसकी जो डेरिवेशन है वो हमारे पास, जो भी मैंने कहा कि अगर हम किरचॉफ्स रूल जो है वो लगाएं तो तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस का सम ज़ीरो, तो वहाँ से हम इसको लॉगरिथम यूज़ करते हुए ये इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमें बताती है किसी भी कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो कितनी होगी, कब कितनी होगी। जैसे ये जो Q है, इस Q से मुराद है चार्ज ऑन द प्लेट्स, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। किसी एक प्लेट के ऊपर ये चार्ज होगा, ठीक है। Q नॉट जो है ये उसका मैक्सिमम, या इसको हमें कहना चाहिए ये है उसका इक्विलिब्रियम चार्ज, राइट। तो ये जब उसका मेंटेन हो जाता है मैक्सिमम चार्ज तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम चार्ज। E जो है ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2.718 होती है अगर कहीं ज़रूरत पड़े। ये जो मेरे टाइम है यहाँ पे T जो है ये टाइम है, ये टाइम ऑफ ग्रोथ है। ये वो टाइम है जो जब कैपेसिटर्स चार्ज होना शुरू होगा तो इस T की वैल्यू ज़ीरो होगी, और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा वैसे वैसे इस T की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा कैपेसिटर की चार्जिंग का तो ये T जो है वो बढ़ता जाएगा। RC जो है ये प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया R जो है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर, एंड C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो ये जो इक्वेशन है ये किसी भी कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी कैपेसिटर पे जो है इस इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी जो है वो चार्जिंग फाइंड कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं आप लोगों को यूज़ करके जो है वो दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें बच्चों कि फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लेट्स से कि व्हेन टाइम वाज ज़ीरो, इट मीन्स द वेरी इनिशियल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम, कि अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है, इस कैपेसिटर की चार्जिंग अभी बिल्कुल से जो है वो स्टार्ट हुई है, तो उस वक्त t जो है वो ज़ीरो है। अगर इस इक्वेशन में हम t को ज़ीरो यूज़ करें तो देखते हैं कि इस इक्वेशन से हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो हम देखते हैं q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट, फिर उसके साथ 1 माइनस t जो है, अब उसकी वैल्यू e की पावर t की वैल्यू ज़ीरो लगेगी तो ये माइनस ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1 ओवर ई ज़ीरो। अब e माइनस ज़ीरो है तो नीचे आके प्लस ज़ीरो। अब किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो 1 होती है, तो इट मीन्स q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो, सो q इज़ ज़ीरो। समझ रहे हैं बच्चों बात को? देखें, जब मैंने स्टार्ट किया मैंने कहा कि व्हेन t इज़ ज़ीरो, इट मीन्स कि अभी टाइम ज़ीरो है, अभी हमने स्विच क्लोज़ किया है। कैपेसिटर की चार्जिंग, उस वक्त कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर है, क्यों? उस वक्त उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उस वक्त वो चार्ज ज़ीरो है, दोनों प्लेट्स कैपेसिटर की न्यूट्रल हैं, ठीक है। ये देखें, ये एक इस इक्वेशन का यूज़ मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपने इस इक्वेशन को जो है वो यूज़ करना है, ठीक है बच्चों। समझ आई बात की आप लोगों को? तो when t is equal to 0 then q the charge on the plate of capacitor is 0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा, जैसे जैसे टाइम चलता रहेगा तो कैपेसिटर जो है उसकी चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब वो कंटिन्यूसली जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो गया। अब आप टाइम की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इस t, इस स्मॉल t टाइम जो है इसकी कोई भी वैल्यू ले लें और उसको यहाँ पे लगाएं। आप ये देखना चाहें कि ये कैपेसिटर अपने शुरू से स्टार्ट से 10 सेकंड के बाद जब 10 सेकंड हो गए थे तो उस वक्त इस कैपेसिटर में कितना चार्ज आ गया था, तो आप इस t की जगह 10 यूज़ कर सकते हैं, 10 सेकंड्स यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, t की, r की, c की वैल्यूज़ लगाइए, e की वैल्यू लगाइए, सॉल्व कीजिए, तो फिर आपको q मिल जाएगा, जो भी उस q की वैल्यू, यानी 10 सेकंड के बाद ये कैपेसिटर कितना चार्ज होगा वो आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 सेकंड के बाद ये कैपेसिटर कितना चार्ज होगा वो आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। 30 सेकंड, 40 सेकंड, वट एवर, 60 सेकंड, 1 मिनट, कोई भी वैल्यू आप t की यूज़ कर सकते हैं और उस t की वैल्यू को यूज़ करते हुए आप लोग उसमें उस टाइम पे वो कितना चार्ज होगा उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बात आपने फॉलो की, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, बड़ी पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये ऐसा करते हैं कि ये जो t है, स्मॉल t है, अगर इसको हम कोई भी टाइम जब ले सकते हैं तो मैं इस स्मॉल t को जो है वो मैं ले लेता हूँ कि ये उतना ही है जितना r और c का प्रोडक्ट है, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं कि इस टाइम की वो वैल्यू जो उतनी ही है जितनी r एंड c की वैल्यू है। जब इस r और इसकी कैपेसिटर की c को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम टाइम। r और c को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ये टाइम बनेगा। तो मैं ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि उतनी देर के बाद इस कैपेसिटर की जब स्टार्ट होगी चार्जिंग, तो उस चार्जिंग प्रोसेस में उतनी देर के बाद जो इसके इक्वल है, उतनी देर के बाद ये जो Q है या ये जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज होगा, राइट। समझिए बात को फिर से एक दफ़ा। मैंने ये ज़्यूम किया, वैसे तो इस स्मॉल t की वैल्यू कोई भी टाइम हो सकता है, 5, 10, 15, 13, 16 सेकेंड, 20, जब भी आप चाहें फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से कि इस स्मॉल t की वैल्यू वो है जो इस RC के इक्वल है। अब RC भी टाइम ही है, याद रखें, RC का प्रोडक्ट टाइम ही है। तो बच्चों इसमें इस t को मैं वो टाइम ले लेता हूँ जो RC के इक्वल है, ठीक है। व्हेन दिस टाइम इज़ इक्वल टू RC, उतनी देर के बाद इस कैपेसिटर में जो उतनी देर के बाद जो इस टाइम इसके इक्वल है ये कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो फिर उसमें हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी इक्वेशन से Q से जो है वो हम ले लेते हैं Q नॉट और उसके बाद 1 माइनस E, अब उसकी पावर जो है अब t की जगह भी RC लग जाएगा, ठीक है, RC ओवर RC। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास Q जो है दिस इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस E माइनस 1, दोनों कट जाएंगे RC एंड RC। तो फिर हमारे पास जो Q है
अब वो आएगा Q नॉट 1 माइनस 1/E। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करें और इस E की वैल्यू ये 2.718 यूज़ करें, 1 माइनस करें, तो आप देखेंगे कि इस Q की जो आंसर आएगा इस Q का वो आएगा 0.63 इस सारे का, और साथ इसके लग जाएगा Q नॉट। तो इसका मतलब जो ये हुआ कि जब किसी भी कैपेसिटर की जब चार्जिंग होती है, जब उसका चार्जिंग प्रोसेस होता है, तो उसमें इस T के बाद T इज़ इक्वल टू RC, इतने टाइम के बाद RC के इक्वल जो टाइम है, इतने टाइम के बाद उस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा उसकी प्लेट्स के ऊपर, वो जो उसकी किसी एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा वो 0.63 टाइम्स Q नॉट होगा, या इसको आप मैथमेटिकली 63% भी कह लेते हैं। दिस इज 63% ऑफ Q नॉट, यानी इस कैपेसिटर का जो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम चार्ज है Q नॉट, उस चार्ज का 63% जो है वो इस कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, इतने टाइम के बाद, अगर वो टाइम T जो है वो RC के इक्वल है जो कि इनके प्रोडक्ट के, तो उस टाइम के बाद 63% जो है चार्ज होगा मैक्सिमम इक्विलिब्रियम चार्ज के अमाउंट के 63% ऑफ। यानी अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर 100 कूलम है तो टोटल चार्ज है 100 कूलम, इसका मैक्सिमम चार्ज है जो स्टोर हो सकता है, तो 63 कूलम चार्ज उस वक़्त स्टोर हो चुका होगा जब इतना टाइम गुजर चुका होगा, व्हेन T विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ R एंड C। जब इतना टाइम गुजर चुका होगा तो उस वक़्त कैपेसिटर की जो प्लेट है, किसी भी एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा वो 63% जो है वो टोटल चार्ज का उसके ऊपर स्टोर हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात की। अब ये जो टाइम है, ये जो हमने टाइम कैलकुलेट किया है 63% ऑफ Q नॉट, इसका एक नाम है, इसको बच्चों हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। इसको ये पर्टिकुलर एक बन गया टाइम, इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर इसको डिफ़ाइन करना पड़ जाए या एज ए शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन ये आ जाए, व्हाट इज़ टाइम कांस्टेंट या डिफाइन टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट जो है वो बेसिकली 63% द चार्ज डिपॉजिट ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर विच इज़ 63% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज। 63% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज जो होता है, वो चार्ज जब स्टोर होता है तो उसको कितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज़ कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। तो इसीलिए सम टाइम ये जो RC है, इस फैक्टर को हम टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ टाइम कांस्टेंट ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक होगी बच्चों बात, आप देख लें, इसको नोट कर लें अच्छी तरह से। ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों, अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल्स तो आपको और देनी है, ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर इसको इस एग्जांपल को मैंने अरेज करना है। ठीक है बच्चों, अरेज कर लिया आपने इसको, ये टाइम कांस्टेंट याद रखना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ RC इज़ टाइम कांस्टेंट। अब जो फर्स्ट करें, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मैं ये चाहूँ कि अगर मैं ये सोचूं कि इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो आ रहा है टाइम के साथ साथ, तो अगर मैं ये चूज़ कर लूँ कि व्हेन टाइम इज़ इक्वल्स टू 2RC, राइट, यानी 2RC जो है 2 टाइम्स ऑफ RC, अगर इतना टाइम गुजर चुका हो तो फिर इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर कितना चार्ज जो है वो स्टोर होगा। तो लेट्स से अगर इसको सॉल्व करना पड़े तो फिर इस इक्वेशन से Q जो है दैट इज़ इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस E, T की जगह मैं लिख देता हूँ 2RC ओवर RC। अब यहाँ पे जो RC फैक्टर है ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q जो है वो आएगा Q नॉट और फिर ये आ जाएगा 1 माइनस E पावर -2, फिर आएगा Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस 1 ओवर E स्क्वायर। अब आप देखें, इसको आप फिर से सॉल्व करें तो E जो है उसकी वैल्यू 2.718, और इसको जब आप मैथमेटिकली कैलकुलेटर पकड़ें और अभी इसको आप लोग जो है वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें
पॉज करें और आप इसको कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेट करके जब आप लोग देखेंगे कि इसका जो आंसर है दैट विल बी 0.86, राइट, दैट विल बी 0.86 ऑफ Q नॉट, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि Q जो है दैट इज़ नाउ 86% ऑफ Q नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस कैपेसिटर की चार्जिंग को इतना टाइम गुजर चुका होगा, 2 टाइम ऑफ RC, इतना टाइम गुजर चुका होगा, तो उस टाइम ये जो कैपेसिटर है वो 86% जो है इसके ऊपर जो है वो चार्ज स्टोर हो चुका है। इसकी मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी का 86% इसके ऊपर स्टोर हो चुका है। ठीक है बच्चों, ये भी एक पॉइंट हो गया। वैसे ये आमतौर पे याद रखिएगा जब आप लोग एंट्री एग्ज़ाम में जाएंगे तो इस टाइम को हम 2RC या 2T कहते हैं इसको, 2 टाइम ऑफ टाइम कांस्टेंट, या सेकंड टाइम कांस्टेंट भी इसको समटाइम हम कहते हैं। इसको हम कहते हैं सेकंड टाइम कांस्टेंट। सेकंड टाइम कांस्टेंट यानी 2 टाइम ऑफ RC जो है वो इसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक और एग्जांपल आपको मैंने दे दी कि इतना टाइम अगर गुजर चुका हो या इतना टाइम गुजरने के बाद जो है अगर हम मालूम करना चाहें कि कितना चार्ज स्टोर है तो दैट विल बी 86% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज। ठीक है, अब एक काम मैं आप लोगों को देता हूँ खुद से करने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने अभी इसको खुद से जो है वो सॉल्व करना है, और वो बच्चों ये है कि फ़र्ज़ कीजिए व्हेन T इज़ इक्वल टू 3 टाइम ऑफ RC, अगर मैं ये चाहूँ कि इतना टाइम गुजरने के बाद ये कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, तो आप लोगों ने इसको खुद से सॉल्व करना है। इसी तरह से जैसे मैंने अभी सेकंड एग्जांपल की है, स्मॉल t की जगह 3RC लगा दें, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो कैपेसिटर है ये 95% जो है वो Q नॉट का जो है वो चार्ज होगा। ठीक है, यानी अब कैपेसिटर जो है वो अपनी मैक्सिमम चार्जिंग कैपेसिटी का 95% जो है वो चार्ज हो चुका होगा, और इस टाइम को हम थर्ड टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। ये आपने खुद करके देखना है। इसी तरह अगर आप T ले लें 4RC, यानी इसी इक्वेशन में स्मॉल t की जगह 4RC लिखें, तो आप लोग देखेंगे कि अब जो Q की वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी 98% ऑफ Q नॉट, राइट। अब इतना टाइम गुजरने के बाद 4RC टाइम गुजरने के बाद जो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्ज होगा वो 98% उसके इक्विलिब्रियम चार्ज का बनेगा। और इसी तरह अगर इसको हम ले लें व्हेन T इज़ इक्वल टू 5RC, तो उस वक़्त ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज होगा दैट विल बी 99% ऑफ Q नॉट। ये आपने खुद से सॉल्व करके देखना है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। तो ये बात जो देखें, अगर मैं T को 6 ले लूँ, अब ये डिफरेंस बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। T को 6RC, T को 7RC, 8, 9, 10 इस तरह करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि अब ये 99.1, 01, 01, 1, 1, 2 बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन ये आंसर जो है वो कभी भी जाके 100% नहीं आएगा। समझ रहे ना बात को, कि ये जो Q है, ये Q ऐसे चलते हुए कभी भी 100% ऑफ Q नॉट जो है ये नहीं आएगा, ये नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि कोई भी कैपेसिटर जो है वो अपने 100% चार्जिंग पे नहीं जाता, उसको इन्फिनिट टाइम चाहिए होगा, उसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो प्रैक्टिकली जब भी कोई कैपेसिटर 99% इतना चार्ज हो जाता है, जब उसकी प्लेट के ऊपर इतना चार्ज आ जाता है 5RC इतने टाइम के बाद, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि अब वो चार्ज कैपेसिटर जो है वो अपनी मैक्सिमम जो कैपेसिटेंस है उस पर चला गया है। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी चार्जिंग जो है वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड की। और चार्जिंग में मैंने ये जो टाइम वाला फैक्टर है इसमें आपको बताया कि इस टाइम से क्या मुराद है। ठीक है, तो नोट कर लिया आपने। कोई भी कैपेसिटर की चार्जिंग आपने समझ ली यहाँ तक। चार्जिंग से मुराद उसकी एक प्लेट से चार्जेस का निकल कर दूसरी प्लेट पर आना, ये काम हो सकता है लेकिन बगैर रजिस्टर के भी, लेकिन रजिस्टर से ही हम इसको करते हैं, और रजिस्टर के साथ के लगाने से ये टाइम जो है R और C जो है वो टाइम जो है वो बन जाता है। ये न्यूमेरिकल्स में इसको सॉल्व करेंगे तो RC इक्वल्स टू टाइम भी प्रूव कर लेंगे। तो
ये चार्जिंग की इक्वेशन अभी मैंने नहीं बनाई, इसका प्रूव नहीं किया, चार्जिंग की इक्वेशन नहीं बनाई। बहरहाल ये आप लोगों ने देखना है, और ये अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चों आरसी टाइम होता है, और ये इक्वेशन हमारे वैसे भी बुक में ये जो है वो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, ये हमने नहीं ड्राइव करना। लेकिन बहरहाल इस इक्वेशन का लिखना ज़रूरी है कि इसके लिखने के बाद आप अंडरस्टैंड करते हैं इसके डिफरेंट फैक्टर्स को। स्मॉल टी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये टाइम जो है वो कौन सा टाइम है, ये 0 से स्टार्ट होता है और 1 कंटिन्यू रहता है, और फिर इस टी की वैल्यू इसके अगर इक्वल हो जाती है तो उसको हम टाइम कांस्टेंट, फिर इसका 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स, दैट आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम कांस्टेंट्स जो है ये बनते हैं। ठीक है बच्चों, चलो जी, इतनी बात जो है वो आप लोगों ने जो है वो अंडरस्टैंड कर ली, ठीक हो गई जी बात। चलें जी, अब इसका ग्राफ जो है, थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो अब करते हैं, इसको ग्राफ के ज़रिए जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, और चार्जिंग को हम एक ग्राफ से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। वैसे हमारे यहाँ पे एक और फिगर जो है वो बनी हुई है बुक में, वो इस तरह है कि ये एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के साथ जो है ये एक कैपेसिटर जोड़ देंगे, और फिर यहाँ पर हम जो है एक स्विच लगाएंगे, और इस स्विच में यहाँ से इस तरह से हम इसको जो है वो स्टडी करते हैं। इस तरह से ये एक स्विच है, यहाँ से अगर इस स्विच को अगर मैं यहाँ कनेक्ट करूँ और यहाँ पर एक बैटरी जो है वो लगा दी जाए, तो चूँकि ये स्विच आप देखें ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटर C है, तो इस तरह से करंट जो है उसका जो है वो फ़्लो होगा, और फिर इस तरह से ये जो प्रोसेस होगा, जब ये स्विच यहाँ क्लोज़ होगा तो ये जो है चार्जिंग प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। और इस चार्जिंग प्रोसेस को भी हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर हम इस चार्जिंग प्रोसेस को एक ग्राफ के ज़रिए समझें, तो ग्राफ में जो चार्जिंग प्रोसेस है, अगर हम इस तरफ को टाइम लेते हैं और इस तरफ को हम Q ले लेते हैं, और एज्यूम करते हैं कि किसी कैपेसिटर ने चार्ज होना है, तो उसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा। इसका मतलब है कि जब स्टार्ट में टाइम जो है वो 0 है, और जैसे जैसे टाइम गुज़रता है वैसे वैसे कैपेसिटर जो है वो अपनी मैक्सिमम चार्जिंग इक्विलिब्रियम चार्ज की तरफ जो है वो जाता है, और अल्टीमेटली ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, जिसका मतलब है कि अब ये कैपेसिटर जो है अपनी मैक्सिमम पॉसिबल चार्जिंग इक्विलिब्रियम चार्ज पे पहुंच चुका है। ठीक है, 99% जो है वो चार्ज हो चुका है। तो इस तरह से हम इस कर्व को हम इसकी ग्रोथ ऑफ चार्ज या चार्जिंग कर्व जो है वो कह सकते हैं। तो पैरामीटर्स कौन से हैं इसके, एक इस तरफ Q लिया हमने और इस तरफ हमने T लिया, तो QT ग्राफ जो है इसको हम QT ग्राफ भी कह सकते हैं, चार्ज टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम दो कैपेसिटर्स का कंपैरिजन करना चाहें कि दो कैपेसिटर्स हैं और उनका कंपैरिजन अगर हमने लेना हो, तो फिर इस ग्राफ को जो है वो हम इस तरह से थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब दो कैपेसिटर्स हमने लेने हैं, तो दोनों कैपेसिटर्स में इस तरफ T और इस तरफ Q, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, उनको हमने इस R के साथ जो है वो कनेक्ट किया, या डिफरेंट R के साथ हमने कनेक्ट किया, तो दे हैव सम मैक्सिमम इक्विलिब्रियम चार्ज, उनका एक इक्विलिब्रियम चार्ज है, और फ़र्ज़ करें कि ये जो लाइन है ये उनके इक्विलिब्रियम 63% चार्ज को रिप्रेजेंट करती है, 0.63 ऑफ Q0 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो लेट्स से कि ये जो लाइन है इसका मतलब है कि ये 63% इक्विलिब्रियम चार्ज है। तो अगर वो कैपेसिटर इस तरह से चार्ज हुआ या वो कैपेसिटर इस तरह से चार्ज हुआ, तो ये दो कैपेसिटर्स की चार्जिंग जो है वो इस तरह से। तो इसमें बच्चों आप लोग देखेंगे कि जितना दो कैपेसिटर्स हैं, ये राइट, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर है कैपेसिटर 1 जो है, और ये कैपेसिटर 2, ये कैपेसिटर 1 जो है इसका अगर मैं टाइम देखूं तो ये 63% चार्ज जो है वो यहाँ पे इसका ये टाइम लगा है, इसको ये टाइम, इतना टाइम इसको लगा है 63%,
या 1 टाइम कांस्टेंट के लिए। अगर मैं सेकंड कैपेसिटर को देखूं तो सेकंड कैपेसिटर जो है उसको चार्ज होने में ये देखें इतना ज़्यादा टाइम लगा है, मतलब उसके 63% को इतना ज़्यादा टाइम लगा है, जो कि ये वाला सारा पोर्शन रिप्रेजेंट करता है ग्राफ से। तो पहला कैपेसिटर जो है उसका टाइम स्मॉल है और दूसरा कैपेसिटर जो है उसका टाइम लार्ज है। तो दोनों कैपेसिटर के डिफरेंट, यानी दोनों कैपेसिटर की जो 63% चार्जिंग हुई है, या दोनों कैपेसिटर्स का जो टाइम कांस्टेंट है, अब ये टर्म ज़्यादा सूटेबल है, हम ये कहें कि दोनों कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या है। तो दोनों कैपेसिटर्स जो हैं उनमें अगर हम कंपैरिजन कर लें तो ये जो पहला कैपेसिटर है इसका स्मॉल आर सी इसको हम कहेंगे कि इसका जो टाइम फैक्टर कांस्टेंट है वो स्मॉल है, यानी इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर जो है वो जल्दी चार्ज हुआ है, ये जल्दी अपने 63% पे पहुंचा है। अब ये भी याद रखें कि जब हम दो कैपेसिटर्स को कंपैरिजन करते हैं तो आमतौर पे हम उनके टाइम कांस्टेंट पे उनका कंपैरिजन करते हैं। टाइम कांस्टेंट में हम सिर्फ ये देखते हैं कि 63% चार्जिंग में कौन सा कैपेसिटर पहले इतनी चार्जिंग कर लेता है, राइट। 63% चार्जिंग किस कैपेसिटर की जल्दी हो जाती है, तो दैट हैज़ स्मॉल आर सी। और जिस कैपेसिटर की 63% चार्जिंग जो है वो उसमें ज़्यादा टाइम लगा है तो उसको हम कहेंगे लार्ज आर सी। उसकी आर सी जो है वो ज़्यादा है, उसका टाइम जो है वो उसको ज़्यादा लगा है, 63% तक जाने में उसको ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है ना। तो दैट हैज़ लार्ज आर सी। तो ये आपने एग्जामिनेशन में भी याद रखना है कि इस तरह से अगर दो कर्व बनी हों तो आपने उसकी जो 63% वाली ये जो लाइन है पहले वो देखनी है, और उस लाइन पर आपने ये देखना है टाइम जो है वो जिसका टाइम स्मॉल होगा, स्मॉल आर सी, दैट विल क्विकली चार्ज। ज़ाहिर बात है उसका थोड़ा टाइम का मतलब है वो जल्दी चार्ज हुआ है, वो अपने 63% पर जल्दी पहुंचा है। और जिसका लार्ज आर सी है, जिसको ज़्यादा टाइम लगा, इट मीन्स कि वो अपनी 63% पर जो है वो देर से पहुंचा है, उसको ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है बच्चों। तो इस ग्राफ को भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड रखना है। ऑलराइट, यहाँ तक चार्जिंग वाली बात जो है वो हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको इसकी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की मुकम्मल समझ आ गई है, ठीक है बच्चों। ठीक है, इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अच्छा जी, अब आते हैं हम डिस्चार्जिंग की तरफ। थोड़ा पार्ट रह गया इस लेक्चर का। अच्छा बच्चों, जो डिस्चार्जिंग है दैट मीन्स के अब हमने जो चार्ज डिपॉजिट किया हुआ है, जो चार्ज ए प्लेट से बी प्लेट पर लाकर डिपॉजिट किया था, नाउ वी वांट टू अलाउ दैट चार्ज टू गो बैक, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, अब वो अपनी न्यूट्रल पोजीशन में वापस जाए। अब ये जितना चार्ज है हम ये चाहते हैं कि ये चार्ज यहाँ से वापस अपनी ए प्लेट पर चला जाए और दोनों प्लेट्स जो है वो फिर से न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए एक तो आप ये देखें कि ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स वोल्टेज है, ये हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मौजूदगी में, इस बैटरी या सोर्स की मौजूदगी में हम जो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है वो नहीं कर सकते, ठीक है। इसने तो उसको बांध के रखना है वहाँ पे और चार्जिंग का प्रोसेस होते रहना है। तो इसका मतलब है कि हमें बैटरी को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैटरी को रिमूव करने के लिए यहाँ आ जाएं। मैं ये कहता हूँ कि ये जो स्विच है हम अब यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, ये करंट बंद हो जाएगा। अब इस स्विच को हम इधर कनेक्ट कर देते हैं, राइट। अब ये बैटरी जो है वो सोर्स जो है वो रिमूव हो गया। अब करंट जो है वो इस तरफ को इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नोट किया आप लोगों ने, स्विच मैंने इधर से रिमूव किया, स्विच को यहाँ से मैंने रिमूव किया, इधर कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों ये हुआ कि जितना चार्ज स्टोर था इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, ये प्लेट प्लस क्यू और ये प्लेट माइनस क्यू, यहाँ पर जितना चार्ज था, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, जितने इलेक्ट्रॉन इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जमा थे, अब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वापस आकर इस प्लेट पर जमा होना शुरू हो जाएंगे, वापस आना शुरू हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक होगी बात। अब फिर से आप देख लें कि ये जो अगर ये चार्ज वापस आते हैं, बैटरी रिमूव कर दी, रेजिस्टर नहीं है तो ये वापस आ जाएंगे। लेकिन रेजिस्टर जो है इसकी मौजूदगी में फिर से मैं वही बात कहूँगा कि डिस्चार्जिंग भी इससे कंट्रोल होगी, कि कितना टाइम लगेगा इसको डिस्चार्ज होने में, ये कैपेसिटर कितनी देर तक जो है वो डिस्चार्ज होता रहेगा, ये दोबारा डिपेंड करता है इस आर और सी की वैल्यू पे। आर इज़ रेजिस्टेंस, सी इज़ टाइम।
दोबारा से भी जो आप देख लें कि डिस्चार्जिंग में भी ये जो RC फैक्टर है, टाइम वाला फैक्टर है, वो फिर से इम्पॉर्टेंट है कि इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज होता रहेगा, चार्ज बैक फ्लो करता रहेगा और अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी जिस पर जाकर ये बिल्कुल जो है बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा और दोनों प्लेट्स दोबारा से न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी और हम कहेंगे कि कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो गया। अब अगर डिस्चार्जिंग को हम ग्राफ में दिखाएं, ये तो चार्जिंग का ग्राफ है। अगर डिस्चार्जिंग को हम ग्राफ में समझना चाहें तो डिस्चार्जिंग को हम इसको चलें रिमूव कर लेते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो डिस्चार्जिंग में अगर हम इसको नोट करना चाहें तो फिर से हम इस तरफ को Q लेते हैं और इस तरफ को जो है वो हम T लेते हैं। ठीक है, और लेट्स से कि ये हम डॉटेड लाइन लगा लेते हैं विच मीन 63% या 0.63 ऑफ Q0 और ये Q0 है, ये जो पॉइंट है ये Q0 है। तो कोई भी कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होना शुरू होता है तो वो हमेशा Q0 से जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एक कैपेसिटर है वो अगर डिस्चार्ज होगा और वो इस तरह से उसकी जो कर्व है वो बनती है कि स्टार्ट में जो है वो इस तरह से ये कर्व उसकी बनती है, तो इट मीन्स के टाइम के गुजरने के साथ साथ जो टाइम है वो तो पॉजिटिव होगा, टाइम स्पेंड होगा और चार्जिंग उसकी कम होती जाएगी। अल्टीमेटली यहाँ पे आके जो Q है वो ज़ीरो हो जाएगा इस कर्व पे आके। ठीक है, और अगर हम दो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का कंपैरिजन करना चाहें और दोनों एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से आएँ, दोनों का Q0 सेम हो, तो लेट्स से कि अगर वो इस तरह से जो है वो आता है, एक कैपेसिटर इस तरह से और दूसरा इस तरह से, तो हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों में जो है वो फिर स्मॉल RC, ये वाला जो कैपेसिटर है जो पहले नंबर पे मैंने ड्रॉ किया, ये वाला जो कैपेसिटर है इसका जो टाइम है अगर आप देखें, इसका अगर आप टाइम नोट करें, इसका टाइम ये है यहाँ से इतना T, ये वाला टाइम, और दूसरा कैपेसिटर जो है वो यहाँ से क्रॉस करके गया इसको, तो दूसरे कैपेसिटर का जो टाइम है वो ये है। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला मैंने ड्रॉ किया था, ये जो पहला ग्राफ है, ये जो है इस ग्राफ में आप कह लें कि ये स्मॉल RC है, इस ग्राफ को हम कहेंगे ये स्मॉल RC है, और ये जो ग्राफ है दूसरा ग्राफ जो है ये लार्ज RC है। यानी ये जो T है ये स्मॉल है, डेफिनेटली ये स्मॉल वैल्यू है, और ये T जो है ये लार्ज वैल्यू है। तो ये कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज होगा, राइट, ये जो पहला कैपेसिटर है वो जल्दी डिस्चार्ज होगा और जो दूसरा कैपेसिटर है वो कुछ देर से जो है वो डिस्चार्ज होगा, उसका लार्ज RC जो है वो बनता है। तो इस तरह से डिस्चार्जिंग जो है, डिस्चार्जिंग भी कंट्रोल होगी R और C के प्रोडक्ट से, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट से। तो वो भी इस 63% यानी एक टाइम कांस्टेंट से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं दो कैपेसिटर्स को कि कौन सा कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हुआ और कौन सा कैपेसिटर देर से डिस्चार्ज हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो है ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है ये कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको समझ गए और इसको आप लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कम्प्लीटली। अगर आप लोगों के माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उसका आंसर जो है वो कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले इस टॉपिक के बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो क्लोज़ हुआ। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो यहाँ पे एंड हुआ। अब किसी एक वीडियो में जितने भी पहले आप लोग इस लेक्चर को जो है वो देख लें, इसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग मुझे सेंड कर दें, तो फिर इसके क्वेश्चंस को भी लेके और पूरे चैप्टर के जो जितने भी क्वेश्चंस मुझे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, डिफरेंट टीचर्स भी हैं, मेरे कुछ कोलीग्स उन्होंने भेजे हैं, तो उसको फिर हम जो है वो डिस्कस करते हैं और उसकी एक वीडियो हम लोग बनाते हैं ये क्वेश्चन आंसर के नाम से, QA क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से एक वीडियो बनाते हैं। उसमें वो तमाम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपकी तरफ से भेजे गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए और एग्जांपल्स के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अलग अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप लोग उसको जो है वो समझ सकें और उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखें, इस लेक्चर को अच्छा सा पढ़ें और अच्छा सा पढ़ते रहें। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।